हेलो बच्चों, कैसे हो। आपका एक्टिव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप सबको समाकलन पढ़ाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि समाकलन आखिर है क्या। इसकी कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं, फिर आपको इसके प्रश्नों को एक ट्रिक के माध्यम से हल करने का प्रयास करेंगे। तो बिना समय को लॉस किए हुए आइए देखते हैं कि समाकलन क्या है। तो समाकलन कैलकुलस का एक भाग है। तो समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन। ठीक, तो समाकलन को देखते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो। आपका एक्टिव क्लासेस में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आप सब लोगों को समाकलन पढ़ाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि समाकलन क्या है। पहले इसकी कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं। तो समाकलन एक प्रकार की संक्रिया है जो अवकलन संक्रिया के विपरीत होती है। तो समाकलन किसे कहते हैं, पहले हम इसके थोड़ा सा परिभाषित करते हैं। समाकलन ऐसी संक्रिया है जो अवकलन संक्रिया के विपरीत है। अर्थात आप जानते हो कि कैलकुलस एक गणित है। कैलकुलस गणित के दो भाग होते हैं। एक भाग को पढ़ा जाता है अवकलन अर्थात डिफरेंशिएशन। दूसरे भाग को पढ़ा जाता है समाकलन। अवकलन माने अवकलित करना, किसी चीज़ को विभाजित करना अर्थात तोड़ना। तो अवकलन संक्रिया बोला जाता है, या कह सकते हो आप बड़ी आसानी से, अवकलन का मतलब हो गया तोड़ना, जबकि समाकलन का मतलब या अर्थ होता है जोड़ना। तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि अवकलन एक ऐसी संक्रिया है जिसे तोड़ना कहते हैं। समाकलन ऐसी संक्रिया है जिसे जोड़ना कहा जाता है, या कह सकते हो। तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये मान लीजिए आकृति है, एक मान लीजिए रेखा है। अब इसको हम तोड़ते हैं। कुछ इस प्रकार तोड़ा जाता है कि इसको अनंत सूक्ष्म, छोटा से छोटा, जितना संभव छोटा हो सके उतने संभव भागों में इसको हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। अर्थात एक भाग जो होगा उसको आप अनंत सूक्ष्म, या जिसे आप कह सकते हो अल्पांश। ठीक, तो किसी दिए हुए भाग को जो आकृति हो, निश्चित हो या अनिश्चित हो, उन आकृतियों को अनंत सूक्ष्म भागों में तोड़ना। जिससे आपकी आकृति या तो निश्चित हो या तो अनिश्चित हो, उनको अनंत सूक्ष्म अर्थात अल्पांशों में तोड़ने की एक प्रकार की संक्रिया है। जबकि
समाकलन क्या होता है कि अनंत सूक्ष्म जो अल्पांश आपके दिए हुए हो, जैसे मान लीजिए एक अल्पांश, ये अनेक प्रकार के आपके पास अल्पांश हैं। अब ये आप देखिए थोड़ा सा कि ये अनेक प्रकार के अल्पांश है। अब इनको यदि जोड़ा जाए तो जोड़ेंगे तो पुनः देखिए एक रेखा मिल जाएगी। फिर जोड़ने के बाद इनको जोड़ा जाए, अर्थात समाकलन एक ऐसी संक्रिया है जो अनंत सूक्ष्म भागों को जोड़ने, अर्थात आप कह सकते हो अल्पांशों को जोड़ने की संक्रिया। तो बड़ी आसानी से आप कह सकते हो अवकलन क्या है। कैलकुलस गणित के दो भाग हैं। अवकलन का अर्थ होता है तोड़ना। तोड़ना मतलब जैसे कोई आकृति निश्चित हो या अनिश्चित आकृति हो, उसको आप अनंत सूक्ष्म भाग अर्थात अल्पांश में तोड़ दिए, तो या फिर यदि इन्हीं अल्पांशों को पुनः जोड़ दिया जाए तो पुनः आप पहुंच जाएंगे वहीं पर। अर्थात अब इनका प्रतीक क्या होता है, देखिए इनको जैसे गणित भाषा में इनका प्रतीक क्या होता है। तो प्रतीक पे आते हैं। अवकलन का प्रतीक लिखा जाता है, बहुत प्रचलित प्रतीक है dy/dx, या आप इसको y' या f' या कैपिटल D से लिख सकते हो, कैपिटल D से डिनोट कर सकते हो। जबकि इसका जो प्रतीक होता है इसको S के बड़ा सा ए बिगड़ा हुआ भाग, अर्थात ये जो S का बिगड़ा हुआ रूप है। तो आइए देखिए हम लोग समझ लें फिर से एक बार कि कैलकुलस गणित के दो भाग होते हैं, एक अवकलन होता है, एक समाकलन। अवकलन का अर्थ होता है तोड़ना, समाकलन का अर्थ होता है जोड़ना। तो मान लीजिए कोई आकृति निश्चित हो या अनिश्चित हो, उस आकृति को आप अनंत सूक्ष्म या अल्पांशों में तोड़ देते हैं, तो इस प्रकार की क्रिया को हम अवकलन बोलते हैं। जबकि समाकलन क्या है, उन्हीं अल्पांशों को पुनः जोड़ते हैं तो पुनः वो पुरानी आकृति या पूर्व आकृति को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार देखिए इसके कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे आपके पास एक ये आकृति है, ये आकृति कुछ अनिश्चित है, जिसकी आकृति अनिश्चित है। अब इसका अगर मान लीजिए हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे भाई, चूँकि आकृति अनिश्चित है तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, अनंत सूक्ष्म भागों में इसको तोड़ते हैं। कुछ इस प्रकार से हम इसको छोटे से छोटे भागों में डिवाइड करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक, जितना संभव हो सके उतने छोटे छोटे भागों में इसको हम तोड़ते हैं। कुछ इस प्रकार से देख लीजिए, हम इसको छायांकित कर रहे हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों देखिए, ये आपकी आकृति अनिश्चित है, इसको हमने छोटे छोटे भागों अर्थात अल्पांशों में डिवाइड कर दिया। तो यदि इन्हीं अल्पांशों को मैं पुनः जोड़ दूँ तो ये आकृति पुनः मान के चलिए वही आकृति आपको मिल जाती है। ठीक, तो अर्थात आप कह सकते हो कि किसी आकृति, चाहे आकृति आपकी निश्चित हो या अनिश्चित हो, उसको छोटे छोटे अर्थात अल्पांशों में तोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे हम अवकलन कहेंगे। फिर इन्हीं अल्पांशों को यदि हम जोड़ देते हैं तो वो समाकलन क्रिया कहलाती है। तो आइए देखते हैं कि
जैसे मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है, एक फलन दिया हुआ है, तो उस फलन का हम देखते हैं कि किस प्रकार से अवकलन या समाकलन करते हैं। तो देखते हैं, जैसे मान के चलिए एक फंक्शन है, एक प्रकार का एक फलन है, मान लीजिए ये आपका f(x) है, ये आपका एक फंक्शन है जिसे हम f(x) से डिनोट कर रहे हैं, या इसको मान लीजिए y से डिनोट कर रहे हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हमको निकालेंगे तो d/dx ऑफ f(x), ठीक, तो f(x) हुआ। अब इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूं तो इस फलन का डिफ्रेंशिएशन आता है f'(x), और या मान लीजिए दूसरा फंक्शन दिया हुआ था कि d/dx ऑफ y, इसका डिफ्रेंशिएशन का अंदर डिफरेंशियल जिसको कोफिशिएंट या डिफरेंशियल अवकलन गुणांक y' होगा। यदि फिर मान लीजिए इसका हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करें, जो अवकल गुणांक मिले हुए हैं, अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) और इसका जो हमने डिफ्रेंशिएशन किया था dx सापेक्ष, अब यहाँ इंटीग्रेशन भी उसी के सापेक्ष करेंगे, अर्थात आधार हमारा यहाँ dx है तो यहाँ पर भी dx होना चाहिए, जो पहले आधार था वही आधार अभी होना चाहिए। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा f(x) के बराबर हो जाएगा, अर्थात आप इसे लिख सकते हो, ये आपका f(x) होगा, या अगला वाला जो फंक्शन है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ y' dx इज इक्वल टू y के बराबर होगा। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक फंक्शन और दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक फलन है, फलन मान लीजिए ये फलन जो है x⁴n है। इस फलन का हम सबसे पहले क्या करते हैं, अवकल गुणांक या अवकलन करते हैं। तो अवकलन जो होगा, फिर इसका हम अवकलन करते हैं, तो अवकलन d/dx ऑफ x⁴n, अर्थात ये हो गया n इंटू x⁴n-1, ये अर्थात फलन x⁴n का dx के सापेक्ष अवकल गुणांक n गुणे x⁴n-1 होता है। ये एक प्रकार का फार्मूला है, ये प्राथमिक फार्मूला है, ये मूल फार्मूला भी कह सकते हो आप इसे। तो यदि इसका हम इंटीग्रेशन करें, अर्थात अरे ये क्या हो गया यार, ठीक, तो यहाँ फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ n इंटू x⁴n-1 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो n गुणे x⁴n-1 प्लस 1 बटा n-1 प्लस 1, अर्थात ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, -1 प्लस 1 से कट जाएगा और -1 प्लस 1 से कट जाएगा, फिर n से कट जाएगा, तो कुल मिला के आपको बचेगा x⁴n। देखिए यहाँ पर ये फलन था, जो फलन था
क्या कि एक्स टू द पावर एन का हमने डी एक्स के सापेक्ष अवकलन किया, तो इसका अवकलन गुणांक एन गुणे एक्स टू द पावर एन माइनस 1 हुआ। फिर प्राप्त जो एन गुणे एक्स टू द पावर एन माइनस 1 ये अवकलन गुणांक है, इस अवकलन गुणांक का हमने डी एक्स के सापेक्ष समाकलन किया। तो समाकलन करने के बाद देखिए एन गुणे एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस 1 बटे एन माइनस 1 माइनस प्लस 1 माइनस 1 फिर प्लस 1 मिल रहा है। फिर इसको हमको कैलकुलेट किया, माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल आउट हो जाता है। फिर माइनस 1 प्लस 1 भी यहाँ पर भी आउट कैंसिल आउट हो जाएगा, एन से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुल मिला के हमें बचता है एक्स टू द पावर एन। तो पुनः फिर हम जहाँ से चले थे फिर वहीं पर पहुँच गए। अर्थात आप इसको कह सकते हो बड़ी आसानी से कि ये आपका जो फार्मूला मिला, जो फंक्शन मिला, अर्थात किसी फलन का हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो अवकल गुणांक मिलेगा उस अवकल गुणांक का पुनः हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो पुनः वही फलन पर पहुंच जाते हैं। तो एक तो ये हो गया। अब आइए इसके हम कुछ फार्मूले या कुछ बेसिक फार्मूले जो है उनको देखने का प्रयास करते हैं या देखते हैं। तो अगला फार्मूला आपका होगा कुछ इस प्रकार से कि देखिए, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन बराबर एन गुणे एक्स टू द पावर एन माइनस 1 होता है। ये तो आप जानते हो बड़ी बड़ी से। यदि आप अवकलन या डिफरेंशिएशन पढ़े हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि फंक्शन एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन एक्स के पास सापेक्ष करेंगे तो एन गुणे एक्स टू द पावर एन माइनस 1 होता है। फिर अगर मान लीजिए ये फंक्शन है, फंक्शन एक्स टू द पावर एन का अगर मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करूँ डी एक्स के सापेक्ष, तो ये आपको मिलेगा एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1 और प्लस एक कांस्टेंट लगाया जाता है। तो ये आपका एक बेसिक फार्मूला होता है। इस फार्मूले को आप रट लीजिए और समझ लीजिए। अब यहाँ देखिए हमने एक्स टू द पावर एन डी एक्स बराबर एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1 प्लस सी लिख रखा है। यहाँ देखिए एक कांस्टेंट क्यों जोड़ा जा रहा है, देखते हैं कि क्योंकि आप जानते हो, मान लीजिए एक फंक्शन है, ठीक, तो फंक्शन आपका मान लीजिए एक्स टू द पावर एन प्लस सी है। यदि आप इसका डिफरेंशिएशन निकालिए तो डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो डी बाई डी एक्स आप एक्स टू द पावर एन प्लस डी बाई डी एक्स आप सी, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एन गुणते एक्स टू द पावर एन माइनस 1। परंतु ये कांस्टेंट है तो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सदैव शून्य होता है। अर्थात यहाँ आपको मिल रहा है एन गुणे एक्स टू द पावर एन माइनस 1, जो कि अतः इसीलिए यहाँ देखिए एक कांस्टेंट इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सदैव शून्य होता है। इसलिए इंटीग्रेशन जब किया जाता है, इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट को ऐड कर दिया जाता है। तो आइए और कुछ फार्मूले को हम देखते हैं। अगला फार्मूला हमारा कुछ इस प्रकार है कि अगला फार्मूला हम लेते हैं जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एक्स डी एक्स, मतलब 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स के सापेक्ष किया जा रहा है। तो इसका जो समाकलन करेंगे या इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन के बाद यह जो है log ऑफ एक्स प्लस सी के बराबर होगा। तो ये आपका दूसरा फार्मूला हो जाता है। इस फार्मूले को आप
थोड़ा सा रटने का प्रयास करें। तो पहला फार्मूला आपका ये होगा इंटीग्रेशन का, ठीक। तो पहला फार्मूला आपका ये हो गया। दूसरा फार्मूला आपका ये हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो क्या क्या देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स बराबर क्या होगा, एक्स टू द पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन प्लस सी। फिर दूसरा फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स बराबर log ऑफ एक्स, क्योंकि देखिए भाई कि अगर आप जानते हो कि डी बाई डी एक्स आप log ऑफ एक्स, log एक्स का एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x होता है। इसलिए ध्यान में रखिए कि 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ एक्स प्लस सी होगा। तो यहाँ आप ध्यान में रखे रहिएगा, क्योंकि भैया log ऑफ एक्स का एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन डी एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपका आएगा 1/x आएगा। आगे फिर देखिएगा कि कुछ और फार्मूले हमारे पास हैं, उन फार्मूलों को हम देखने और समझने का प्रयास करते हैं। अगला फार्मूला आपका है कि जैसे 3 नंबर में देखिए, क्योंकि देखिए आप जानते हो कि डी बाई डी एक्स आप ई टू द पावर एक्स, अर्थात ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के सापेक्ष करेंगे तो आपको मिलता है ई टू द पावर एक्स। इसी प्रकार यदि हम इसका इंटीग्रेशन करें ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष अर्थात डी एक्स बराबर ये मिलेगा हमको ई टू द पावर एक्स प्लस सी होगा। तो आप ये आपका ये तीसरा फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, एक्सपोनेंशियल फार्मूला है, इस फार्मूले को आप रटिए। अगला फार्मूला हम देखते हैं फिर एक और, चौथा नंबर। तो चौथे नंबर पर अगला फार्मूला एक और है एक्सपोनेंशियल में, जैसे कि आप जानते हो कि डी बाई डी एक्स आप ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स log ऑफ ए टू द बेस ई होता है। अर्थात यदि हम इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स, इसका मतलब ए टू द पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष मतलब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, ए टू द पावर एक्स बटे log ऑफ ए टू द बेस ई और प्लस एक कांस्टेंट। तो ये आपके ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को आप विशेष ध्यान दीजिए और रटने का प्रयास करें, समझने का प्रयास भी करें। अगला फार्मूला हम देखते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर क्या है कि अगर कुछ त्रिकोणमितीय फार्मूले भी आ जाते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स आप साइन ऑफ एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के सापेक्ष करेंगे तो ये हमको मिल जाता है कास ऑफ एक्स। तो आगे मैं इसको फिर जो है कास एक्स, ये कास एक्स है ना, ये क्या है कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के सापेक्ष करें तो हमें कास एक्स मिला, ये अर्थात साइन एक्स का कोफिशिएंट गुणांक अवकलन गुणांक कास एक्स होता है। अब कास एक्स का फिर हम इंटीग्रेशन करते हैं, कास ऑफ एक्स इनटू डी एक्स बराबर आएगा साइन ऑफ एक्स प्लस सी होगा। तो ये आपका अगला फार्मूला हो गया। इस फार्मूले को आप नोट डाउन करिए। आगे देखते हैं अगला फार्मूला।
तो अगला फार्मूला मान लीजिए छठवां नंबर देखिए, आप पढ़े होंगे कि डी बाई डी एक्स आप कास एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स। तो यहाँ देखते हैं हम कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होगा माइनस कास ऑफ एक्स एंड प्लस सी के बराबर होगा। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को आप विशेष ध्यान से देखिए और रटने का भी प्रयास, समझिए तो ये साथ साथ रटने का भी प्रयास करें। तो हमें क्या देखने को मिला कि डी बाई डी एक्स आप कास एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो होता है माइनस साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष करेंगे तो माइनस कास एक्स होगा। अगला फार्मूला देखते हैं हम 7वां नंबर। तो 7वां नंबर आपका ये आता है कि डी बाई डी एक्स आप साइन कास फिर टैन आ जाता है टैन एक्स। अब टैन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये इसका आता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है भैया। तो आगे देखो कि सेक एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किया जाए डी एक्स के सापेक्ष, अर्थात एक्स साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन होगा tan एक्स प्लस सी होगा। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए और साथ साथ याद भी करें। अगला फिर हम देखते हैं कुछ और फार्मूले। तो अगला फार्मूला आपका होता है 8वां नंबर साइन कास टैन। उसके बाद मान ली अगला फार्मूला आता है डी बाई डी एक्स ऑफ काट एक्स। अब काट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, काट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कासेक स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों। तो क्या कि काट एक्स का डिफ्रेंसिएशन, काट एक्स का डिफ्रेंसिएशन या अवकल कर सकते हो। तो कास एक्स का अवकल गुणांक क्या होगा माइनस कासेक स्क्वायर एक्स। आगे अगर मैं इसका फिर इंटीग्रेशन करूं, इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, तो इंटीग्रेशन ऑफ कासेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होगा माइनस कॉट ऑफ एक्स प्लस सी होगा। तो प्यारे बच्चों इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए और देखते हैं आगे। अगला तो 9वां फार्मूला कि डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो हमें मिलता है सेक एक्स और टैन एक्स, मतलब सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो होता है सेक एक्स टैन एक्स। तो और देखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टैन एक्स का एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपको मिलेगा सेक एक्स प्लस एक कांस्टेंट सी। ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्या देखने को मिला कि डी बाई डी एक्स आप सेक एक्स का अवकल गुणांक क्या होगा सेक एक्स टैन एक्स, या इसको इस तरीके भी कह सकते हो कि सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स टैन एक्स होता है, फिर सेक एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी होगा।
आप कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हो। अगला फार्मूला हम देखते हैं फिर 10वां नंबर। तो 10वें नंबर पर चलते हैं हम। तो दसवां नंबर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगा माइनस कॉसेक एक्स और काट एक्स होगा। ठीक, अब इसका हम मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स काट एक्स इंटू काट एक्स भी लिख बोल सकते हो। तो अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स काट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स बराबर माइनस कॉसेक एक्स और प्लस एक कांस्टेंट। तो आप इस फार्मूले को भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए कुछ हम देखते हैं कुछ और अन्य फार्मूले जिसको आप जैसे इनवर्स फंक्शन का। इनवर्स फंक्शन में जैसे अगला फार्मूला त्रिकोणमितीय फलन में इनवर्स बोला जाता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और एक फार्मूला और होता है, अगर डी बाई डी एक्स आप कास इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो मिलता है -1/√1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए भाई, साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, परंतु कास इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है -1/√1 माइनस एक्स। तो जो कि देखिए दोनों को हम इस पर एक साथ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि देखिए अभी आप जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो इंटीग्रेशन में जैसे देखो कि अगर कहीं लिखा हो कि इंटीग्रेशन आप 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसको आप लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, या इसी को लिख सकते हो माइनस कास इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हो। इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ आपको बताया। शायद अब आपको बात समझ में आ गई होगी, तो ध्यान में रखे रहिएगा। ये आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस कास इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। आइए और आगे कुछ और देखते हैं। अगला फार्मूला हम देखते हैं 12 नंबर। तो 12 नंबर में देखिए, आप जानते हो कि डी बाई डी एक्स आप tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, परंतु डी बाई डी एक्स आप काट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है।
परंतु यदि हम इसका इंटीग्रेशन लें, क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो इसे tan इनवर्स एक्स प्लस सी, या इसी को आप लिख सकते हो माइनस काट इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। तो ये आप इसका फार्मूला और मिला, इस फार्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए और देखते हैं और फार्मूले को हम 13 नंबर। तो 13 नंबर में हम देखते हैं, 13 नंबर आपका जानते हो कि डी बाई डी एक्स आप सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, सेक इनवर्स एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, परंतु डी बाई डी एक्स आप कासेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यदि हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे, क्या कि इंटीग्रेशन आप 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ध्यान में रखिए यहाँ कुछ गलती, ये x गुणा में होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स बराबर आप लिख सकते हो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। तो ये आपके कुछ बेसिक फार्मूले बताए जा रहे हैं। तो इन फार्मूलों को आप पढ़िए, समझिए और याद करने का प्रयास करें। तो आइए एक बार थोड़ी से 1-2 मिनट में हम इसको फिर से रिवाइज करने का प्रयास करते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है, देखिए आज हम लोगों ने पढ़ा है समाकलन की कुछ बेसिक जानकारियाँ ली हैं। जो जानकारियाँ आप देखिए कुछ इस प्रकार हैं। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या कि समाकलन एक ऐसी संक्रिया है जो अवकलन संक्रिया के विपरीत है। अर्थात देखिए यहाँ आप कह सकते हो कैलकुलस अर्थात कैलकुलस गणित के 2 भाग होते हैं, एक अवकलन दूसरा समाकलन। अर्थात अवकलन को डिफरेंशिएशन, समाकलन को इंटीग्रल। अवकलन का अर्थ होता है तोड़ना, समाकलन का अर्थ होता है जोड़ना। अर्थात आपके सामने अगर कोई मान लीजिए ये रेखा दी हुई एक आकृति है, इस आकृति को हमने अनंत भागों में तोड़ रखा है। एक भाग को हम जहाँ अल्पांश कहते हैं, इन्हीं अल्पांशों को हमने यदि जोड़ दिया जाए तो पुरानी आकृति मिल जाती है। अर्थात अवकलन का मतलब होता है तोड़ना, समाकलन का मतलब होता है जोड़ना। और फिर देखते हैं इनके प्रतीक। तो अवकलन का प्रतीक जो होता है डी बाई डी एक्स या वाई डैश या एफ डैश एक्स या डी से डिनोट किया जाता है। जबकि समाकलन को जो प्रतीक होता है कुछ इस प्रकार है, यस का बिगड़ा हुआ रूप है, इस प्रकार से इसको डिनोट किया जाता है। अर्थात यदि मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ हो, ठीक, तो मान लीजिए आपका फंक्शन ये आपका एफ एक्स है या वाई है। तो फंक्शन एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स या वाई का एक्स के साथ वाई डैश मिल रहा है। फिर यदि इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ डैश एक्स या वाई डैश का इंटीग्रेशन डी एक्स के सापेक्ष करेंगे तो वाई हो जाएगा। अर्थात अगर यदि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत हो तो मतलब इसको पढ़ने का तरीका ये होता है, जैसे
फलन एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक एफ डैश एक्स होगा। फिर अवकल गुणांक एफ डैश एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन का मतलब समाकलन करेंगे तो एफ एक्स मिल जाएगा, अर्थात फिर हम फलन को प्राप्त कर लेते हैं। या यहाँ पर दूसरे वाले को भी इस तरीके से पढ़ सकते हो कि फलन y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक y डैश होगा। फिर अवकल गुणांक y डैश का dx के सापेक्ष अर्थात x के सापेक्ष अगर इसको हम समाकलन करते हैं तो y मिल जाएगा। तो ये इसको कुछ इस प्रकार से पढ़ा जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमने एक आकृति बना, ये आकृति आपकी अनिश्चित है। तो अनिश्चित आकृतियों को तोड़ने क्या करेंगे, इसको हम छोटे से छोटे जितना छोटा संभव हो सके तो इसको हम अनंत सूक्ष्म भागों में तोड़ेंगे। तो एक भाग जो होगा इसका, एक भाग को हम अल्पांश कहते हैं। ध्यान में रखिए, एक भाग को हम क्या कहेंगे, अल्पांश। एक भाग को हम अल्पांश कहते हैं, जिसे अल्पांश को यदि आप चाहे dx लिखो या dy, dz, ds, dt किसी भी प्रकार से आप डिनोट कर सकते हो। यदि हम इन्हीं अल्पांशों को जोड़ दें, अगर हम इन अल्पांशों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ये पुनः पुरानी आकृति को प्राप्त कर लेता है। तो आप कह सकते हो भैया कि जो अवकलन है, अवकलन का अर्थ होता है तोड़ना, समाकलन का अर्थ होता है जोड़ना, अर्थात तोड़ फोड़। यहाँ तोड़ा जा रहा है, यहाँ जोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, अर्थात ये दोनों क्रियाएं एक दूसरे के विपरीत अर्थात प्रतिलोम हैं, कह सकते हो, उल्टा भी कह सकते हो। तो अवकलन का उल्टा समाकलन, समाकलन का उल्टा अवकलन होता है। तो आइए हम देखते हैं और कुछ इसके आगे। देखिए आप लोग हम क्या पढ़े हैं आज कि मान लीजिए एक फलन है, फलन क्या है, x टू द पावर n है। x टू द पावर n का हम अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n को हम लिखते हैं n गुणे x टू द पावर n माइनस 1। फिर n गुणे x टू द पावर n माइनस 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे तो समाकलन में क्या मिल रहा है, n गुणे x टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1 बटे n माइनस 1 प्लस 1। तो ये देखिए माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, तो हमें मिलता है क्या, n से कैंसिल हो गया, x टू द पावर n मिल रहा है। फिर आगे और देखते हैं कि इसी को फिर से समझने का प्रयास किया। अगर मान लीजिए कोई ये फंक्शन है, फंक्शन x टू द पावर n का x के सापेक्ष अवकल गुणांक n गुणे x टू द पावर n माइनस 1 होगा। तो इसी फंक्शन का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx बराबर x टू द पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c, ये आपका मूल फार्मूला और एक बेसिक फार्मूला है। और अगर इसी के साथ देखिए यहाँ हमने एक कांस्टेंट जोड़ रखा है। कांस्टेंट को इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन ये है x टू द पावर n प्लस c है, इसका हमें x के सापेक्ष मान लीजिए डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ c, क्योंकि आप जानते हो कि डी बाई डी एक्स ऑफ c इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है अर्थात किसी कांस्टेंट का अवकल गुणांक सदैव शून्य होता है। तो आप चाहे फिर से अलग से नोट कर लीजिए, तो अलग से आप अगर आपको दिक्कत हो रही है तो यहाँ एक फार्मूला और आप नोट कर लीजिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू 0 होता है। ये आप नोट कर दे रही है, ठीक। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सी अर्थात किसी कांस्टेंट या अचर का अवकल गुणांक सदैव शून्य होता है। तो आगे और कुछ हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ दूसरा फार्मूला होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस c होता है, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x इज इक्वल टू 1/x होता है, अर्थात
log x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक 1/x, तो 1/x का x के सापेक्ष समाकलन जो होगा log ऑफ x प्लस c होगा। फिर आगे देखते हैं कि e⁻x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक e⁻x होगा। e⁻x का x के सापेक्ष समाकलन जो होगा e⁻x प्लस c होगा। आगे देखते हैं कि d/dx ऑफ a⁻x इज इक्वल टू a⁻x log ऑफ a टू द बेस e होगा, या a⁻x का हम इंटीग्रेशन करेंगे x के सापेक्ष a⁻x बटे log ऑफ a टू द बेस e प्लस c होगा। आगे देखिए कुछ त्रिकोणमितीय फलन का भी इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाएगा। तो चूँकि देखिए d/dx ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x होता है, इसलिए cos इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन जो होगा वो sin x प्लस c होगा। आगे देखते हैं और तो dy/dx ऑफ cos x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक माइनस sin x होगा, या sin x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष माइनस cos x प्लस c होगा। फिर देखिए अगला tan x का x के सापेक्ष sec² x का इंटीग्रेशन tan x प्लस c होगा। आगे देखते हैं कि चूँकि dy/dx ऑफ cot x बराबर माइनस cos² x, या आप कह सकते हो कि cos² x का इंटीग्रेशन जो होगा माइनस cot x प्लस c होगा। इसी प्रकार dy/dx ऑफ sec x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट अर्थात अवकल गुणांक जो होता है sec x tan x, फिर sec x tan x का इंटीग्रेशन जो होगा sec x प्लस c होगा। आगे फिर और देखते हैं 10वां फार्मूला है dy/dx ऑफ cosec x इज इक्वल टू माइनस cosec x cot x, या cosec x cot x का इंटीग्रेशन जो होगा माइनस cosec x प्लस c होगा। फिर और देखते हैं कुछ इनवर्स या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के कुछ इंटीग्रेशन। तो यहाँ देखिए dy/dx ऑफ माइनस sin x का इंटीग्रेशन जो होगा 1/√1 - x², या dy/dx ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस 1/√1 - x²। अर्थात आप कह सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x² dx इज इक्वल टू sin इनवर्स x प्लस c, या माइनस cos इनवर्स x प्लस c होगा। आगे और देखते हैं तो dy/dx ऑफ tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है 1/1 प्लस x², dy/dx ऑफ cot इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस 1/1 प्लस x²। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष करेंगे तो tan इनवर्स x प्लस c, या माइनस cot इनवर्स x प्लस c होगा। आगे फिर और देखते हैं कि dy/dx ऑफ dy/dx ऑफ sec इनवर्स x इज इक्वल टू 1/x इंटू √x² माइनस 1, या dy/dx ऑफ cosec इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस 1/x इंटू √x² माइनस 1। तो आप अगर इसका इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x √x² माइनस 1 dx इज इक्वल टू sec इनवर्स x प्लस c, या माइनस cosec इनवर्स x प्लस c होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर आगे आपको इससे अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद।